हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक साइकेट्रिस्ट को देखते हैं जिसका नाम जोंगो है, जो कि एक पेशेंट का इलाज कर रही है। और वो पेशेंट और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन वोंगजू है। वोंगजू फिलहाल दिमागी रूप से कमजोर है। अब वोंगजू की दिमागी हालत उसकी मॉम की मौत के बाद बिगड़नी शुरू हो गई थी, क्योंकि वोंगजू अपनी मॉम के मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और उसका सीधा असर उसके दिमाग पर पड़ गया था। अब जोंगो अपनी बहन की बीमारी जानना चाहती है कि आखिरकार उसको हुआ क्या है, इसलिए वो उसका एमआरआई टेस्ट करती है। अब वोंगजू को एमआरआई मशीन के अंदर भेजा जाता है। वहाँ सभी डॉक्टर उसको बड़े ध्यान से देख रहे थे और तभी रूम की लाइट ब्लिंक करने लगती है और तभी वो लोग देखते हैं कि वोंगजू अपने बेड पर नहीं है। ये देखकर वो सब डर जाते हैं। उसके बाद दो डॉक्टर वोंगजू को देखने के लिए अंदर जाते हैं और वो उन डॉक्टरों को वहाँ नहीं मिलती। अब वो अचानक कहाँ गायब हो गई है, अब ये किसी की भी समझ में नहीं आता। तभी उन डॉक्टरों को कोई पावर उठाकर दीवार की तरफ फेंक देती है और फिर हम वोंगजू को देखते हैं, जो देखने में खतरनाक लग रही थी। और ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हम बीमर हंटर्स की एक टीम को देखते हैं, जिसमें कुल 3 लोग होते हैं। उसमें लीडर का नाम बावो और उसका असिस्टेंट किम और एक लड़की है जिसका नाम शेरन है। ये तीनों शामिल होते हैं। शेरन के अंदर पावर है जिसमें वो डीमन को काबू में करती है। अब ये तीनों अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। तभी इनके पास डिटेक्टिव जॉन आता है, जो एक क्लाइंट को लेकर आता है जिसकी बेटी हाल ही में गायब हो गई थी। वो बाबू को बताता है कि मेरी लड़की ऐसी नहीं थी कि वो घर छोड़कर चली जाए। वो बाबू को बताता है कि उस लड़की को पुलिस ने ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन वो उसको तलाश नहीं कर पाए। जो पुलिस वाले उसको ढूंढने के लिए गए थे, उनके साथ बहुत ही अजीब हादसे हो गए थे और उन हादसों में उनकी मौत हो गई थी। इसलिए अब कोई भी उस लड़की को ढूंढना नहीं चाहता, इसलिए थक हार कर मैं आपके पास आया हूँ। अब बाबा उससे कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं आपकी बेटी को ढूंढ कर लाऊंगा। इसके बाद लड़की का पिता कहता है कि तुम इस केस को ध्यान से देखना, इस केस में बहुत से लोग मारे गए हैं। उस लड़की का पिता बाबा को कुछ पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब डिटेक्टिव बाबा से कहता है कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास क्लाइंट लेकर आया था। बाबो उसको पैसे देकर अपने मिशन पर निकल पड़ता है। अब अगले सीन में हमें टीवी पर न्यूज दिखाते हैं, जिसमें बताया जा रहा था कि दुनिया में लोगों का बहुत ही अजीब तरीके से मर्डर हो रहा है और मारने वालों का पता नहीं चल रहा है वो किस तरह के लोग हैं, क्योंकि वो अजीब तरीके से बिहेव करते हैं जैसे उनको किसी शैतानी शक्ति ने कंट्रोल किया हो। वो मर्डर करने के बाद कैमरे के सामने स्माइल करते हैं और जहाँ भी मर्डर होता है वहाँ पर एक मार्क होता है, जैसा किसी रिचुअल में यूज किया जाता हो। पुलिस का हेड ऑफिसर अपने डिटेक्टिव को कहता है कि तुम्हारी पूरी टीम इन मर्डर के पीछे का कारण पता नहीं कर पाई है। और दूसरी तरफ हम बाबू की टीम को देखते हैं, जो उस लड़की को ढूंढने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर नौजवान लड़के लड़कियां नशे की हालत में होते हैं। बाबू एक लड़की को पैसे देता है और बाबू उससे पूछता है कि कल ग्रुप के लोग कहाँ हैं। तो वो लड़की उनको बताती है कि तुम सामने हॉल में चले जाओ। तो बाबू वहाँ पर देखते हैं कि कल्ट ग्रुप के मेंबर वहाँ पर मौजूद है और वो अजीब से मंत्र पढ़ रहे हैं और वहाँ पर वो लड़की मौजूद होती है जिसको वो ढूंढने के लिए आए थे। बाबू उन सभी लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और शेरन उस लड़की के पास जाकर अपनी पावर से लड़की के अंदर से डिमर को बाहर निकालने लगती है। शेरन जब उस लड़की के सर पर हाथ रखकर मंत्र पढ़ती है तो एकदम से उसकी आंखें चमकने लगती है और वहीं डिमर के बाहर आने से उस लड़की को तकलीफ होने लगती है और उस लड़की की आंखें काली पड़ जाती हैं। और हम देखते हैं कि किम ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। इसी दौरान किम देखता है कि यहाँ पर कल्ट ग्रुप के जितने भी मेंबर थे उनके कान के पीछे एक अजीब सा मार्क है। वो इन मार्क को भी रिकॉर्ड कर लेता है ताकि इनके ग्रुप का पता लग सके। वहीं शेरन के मंत्र पढ़ने की वजह से वो लड़की बेहोश हो जाती है और जब कुछ देर बाद उसे होश आता है तो तभी शेरन सबसे बताती है कि अब इसके अंदर से वो डिमर जा चुका है, क्योंकि डिमर ने इसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा नहीं किया था। बाबू उस जगह आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें जोंगवो को दिखाया जाता है, जो एक डॉक्टर को अपनी बहन की हालत दिखाती है, क्योंकि जोंगवो की बहन की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि अब उसकी हालत पागलपन से आगे बढ़ चुकी है। उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उसके ऊपर किसी डीमन ने कब्जा कर रखा हो। वो डॉक्टर जोंगवो की सारी बात सुनने के बाद उसको बाबू की टीम के बारे में बताता है
कि अगर सच में वोंगजू किसी डीमन के कंट्रोल में है तो सिर्फ बावो की टीम ही इसको ठीक कर सकती है। अब हम बावो की टीम को देखते हैं जो किसी केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर जोंगवो वहाँ पर आती है। वो बावो से अपनी बहन के लिए मदद मांगती है, लेकिन जब बावो को पता चलता है कि इनको यहाँ डॉक्टर फादर ने भेजा है तो बावो उसे मना कर देता है। ये सुनकर जोंगवो उदास हो जाती है क्योंकि वो बड़ी उम्मीद से बावो के पास आई थी। जोंगवो बावो से कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम मेरी मदद क्यों नहीं करना चाहते। मैं बस आपको इतना कहूँगी कि इस पेन ड्राइव में मेरी बहन की वीडियोस हैं, प्लीज आप इसको एक बार जरूर देखना। तो वो शेरन से कहती है कि तब भी आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं आप लोगों से कभी भी कांटेक्ट नहीं करूंगी। ऐसा बोलकर जोंगवो वहाँ से चली जाती है। अब वो फिर से हॉस्पिटल में अपनी बहन के पास आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी बहन वहाँ रूम में नहीं है। तो वो भागकर अपनी बहन के रूम में जाती है तो एकदम से वोंगजू उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर जोंगवो पूरी तरह से डर जाती है। उसके बाद वो दोबारा पीछे देखती है तो उसकी बहन बेड पर लेटी हुई है। अब वो वहाँ से चली जाती है। अब शेरन और किम पेन ड्राइव की वीडियो को देखने लगते हैं। उसमें वो देखते हैं कि वोंगजू सच में डीमन के कब्जे में है। अब वो दोनों वीडियो देख ही रहे होते हैं, तभी वहाँ बावो आ जाता है। उसके बाद वो भी उस वीडियो को देखने लगता है। वोंगजू की हालत देखकर वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। उसके बाद वो जोंगवो को कॉल करके अपने ऑफिस में बुलाता है। उसके बाद वो जोंगवो को उसके घर की सीसीटीवी फोटोज दिखाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी बहन को कल्ट ग्रुप ने अपना शिकार बनाया है। वो लोग कई महीनों से तुम्हारी बहन के ऊपर शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग कई बार हॉस्पिटल में भी आ चुके हैं। यही वजह है कि उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। शेरन उसे बताती है कि वो लोग पिछले कई सालों से मासूम लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई बुरा काम ना किया हो। तुम्हारी बहन भी उन मासूम लोगों में से एक है। वो आगे बताते हैं कि आज से कई साल पहले भी लूसीफर ने मासूम बच्चों पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था, जिसमें वो सारे बच्चे मारे गए थे और बावो भी उनमें से एक था। लेकिन बावो लूसीफर की शैतानी शक्तियों का शिकार होने से बच गया था और तब से ही बावो ने एक फैसला लिया था कि वो लूसीफर से उन बच्चों का बदला लेकर रहेगा और बावो ने कल्ट ग्रुप के मेंबरों को मारना शुरू कर दिया था। अब वो सब मिलकर जोंगवो के साथ हॉस्पिटल आ जाते हैं। तभी शेरन योंगजू के ऊपर मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। शेरन जब योंगजू के सर पर हाथ रखती है तो वो योंगजू को कंट्रोल नहीं कर पाती। योंगजू को डीमन ने पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा था और अब डीमन की पावर उन सबको दूर फेंक देती है। शेरन फिर भी मंत्र पढ़ती रहती है, लेकिन योंगजू के ऊपर उन मंत्रों का कोई भी असर नहीं होता। अब वो उनको चकमा देकर वहाँ से गायब हो जाती है। वो सब देखते हैं कि योंगजू उस रूम में नहीं है। अब वो सब योंगजू को इधर उधर ढूंढने लगते हैं और फिर वो सब कंट्रोल रूम में चले जाते हैं। तो वो देखते हैं कि योंगजू सारे सीसीटीवी कैमरे में दिखाई देती है। तभी वो डीमन हॉस्पिटल में जितने भी मरीज होते हैं उन सब को कंट्रोल कर लेता है और बावो की टीम पर अटैक करवा देता है और वो डीमन योंगजू को लेकर हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है। तो योंगजू बाहर रोड पे घूमने लगती है। तभी वहाँ जोंगवो आ जाती है और जैसे ही वो उसे पकड़ती है योंगजू बेहोश हो जाती है और बावो की टीम भी वहाँ पर आ जाती है। तो शेरन उन्हें बताती है कि वो उस डीमन के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाई है। जब तक उसका नाम पता नहीं चल जाएगा तब तक उस पर कोई भी मंत्र असर नहीं करेगा, क्योंकि योंगजू के अंदर जो डीमन है उसने योंगजू के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। शेरन कहती है कि अगर हमें इसे अपनी पावर से कमजोर करना है तो हमें उसे वहाँ लेकर जाना होगा जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। तो जोंगवो उन सबको अपने घर पर लेकर आती है। वो घर पर आते ही सारे सीसीटीवी ऑफ कर देती है और घर के सारे खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर देती है और योंगजू को एक कुर्सी से बांधकर उसके चारों तरफ एक पाउडर डाल देते हैं। शेरन दोबारा मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। अब शेरन उसे बताती है कि हमें सिर्फ 6 स्टेप मिलेंगे और इन्हीं 6 स्टेप में डीमन का नाम जानना है, ताकि हम डीमन का नाम जानकर उसको योंगजू की बॉडी से बाहर निकाल सके। अब शेरन पहला स्टेप शुरू करती है, लेकिन योंगजू के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। शेरन एक एक स्टेप आगे बढ़ती है और अब योंगजू की हालत और भी खतरनाक होती जा रही थी। इसी बीच कल्ट ग्रुप के लोग वहाँ आ जाते हैं और वो इस प्रोसेस को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। तभी बावो शेरन से कहता है कि तुम यहाँ देखो और मैं उन्हें देखता हूँ, और बावो बाहर जाकर उन सबको रोकने लगता है। अब शेरन मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है और यहाँ का माहौल काफी खराब होने लगता है। यहाँ तक कि ये पूरा घर हिलने लगता है और डीमन धीरे धीरे अपने पावर दिखाने लगता है। उसकी वजह से शेरन उसे बर्दाश्त
बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वो डीमन शेरन का ध्यान भटकाने के लिए अपनी पावर से शेरन का हाथ जला देता है। शेरन अपने आप पर कंट्रोल करते हुए काम करती रहती है। अब डीमन उस बॉर्डर की लाइन की वजह से बाहर नहीं जा पा रहा था। डीमन वोंगजू को एकदम से खड़ी कर देता है। शेरन अपनी पावर से उसे वहीं पर बिठा देती है। वहीं दूसरी तरफ बावो कल्ट ग्रुप से फाइट करता रहता है। इसी दौरान एक शैतान बावो के ऊपर भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन बावो उसके कंट्रोल में नहीं आता बल्कि उसे ही मार देता है। अब वो शेरन के पास आ जाता है। वहाँ शेरन वोंगजू के ऊपर 5वां प्रोसेस शुरू कर चुकी थी और वो वोंगजू के साथ एक अलग दुनिया में जाती है और वो बात करते करते डीमन का नाम जानने की कोशिश करती है, लेकिन वो डीमन बड़ा शातिर है। इतनी आसानी से वो अपना नाम नहीं बताता, लेकिन फिर भी शेरन बड़ी चालाकी से उसका नाम जान लेती है। उसके बाद वो दोनों उस रूम में वापस आ जाते हैं। उसके बाद शेरन उस डीमन का नाम लेकर अपना आखिरी कोशिश शुरू करती है, लेकिन जैसे ही शेरन उस डीमन का नाम लेती है तो वो डीमन गुस्से में आ जाता है और अब वो सारे खिड़की दरवाजों को तोड़ देता है। लेकिन शेरन मंत्र पढ़ती रहती है और उसका नाम बार बार लेती रहती है। उसकी वजह से वो डीमन इतनी जोर से चिल्लाता है कि सारी चीजें उड़ने लगती है और फिर वोंगजू थोड़ी देर में वहीं पर गिर जाती है। जिसके बाद एक पोर्टल खुलता है तो डीमन कहता है मैं वोंगजू को अपने साथ लेकर जाऊंगा। वोंगजू उस पोर्टल की तरफ खींचने लगती है। जोंगवो उसको पकड़ लेती है। शेरन भी अपने मंत्रों से उसको रोकने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से डीमन का कंट्रोल वोंगजू की बॉडी से धीरे धीरे कम होने लगता है। अब बावो को गुस्सा आ जाता है और वो उस पोर्टल में एक मुक्का मारता है, जिसके बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है और वोंगजू भी अब बिल्कुल ठीक हो जाती है। यानी डीमन भी उस पोर्टल के साथ वहाँ से चला गया था। अब जोंगवो अपनी बहन को ठीक देखकर बहुत खुश होती है और उन सब का शुक्रिया अदा करती है। अब बावो उन्हें बताता है कि ये वही डीमन है जिसने उन बच्चों को मारा था और इसने अपना नाम लूसीफर इसलिए रखा ताकि इसका असली नाम कोई ना जान सके और इसके ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल ना कर सके। अब मूवी के लास्ट सीन में बावो की टीम ऐसी जगह पर जाती है जहाँ पर कल्ट ग्रुप के लोगों की भरमार होती है और वो सब उस डीमन को बुलाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर उस कल्ट ग्रुप का लीडर नहीं होता है, लेकिन वो किसी शैतान को पुकारते रहते हैं और ये शैतान कौन है ये बावो की टीम नहीं जानती है। और इसी सीन के साथ हमारी इस बेहतरीन मूवी का एंड हो जाता है।